हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां बीते कई दिनों से एक पॉलिटिकल पार्टी काफी लीगल ट्रबल में फंसी हुई दिख रही है। उस पॉलिटिकल पार्टी के स्पेशली दो मेंबर्स की सिटीजनशिप भी सवालों के घेरे में है। और शायद आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी की। अब राहुल गांधी की सिटीजनशिप का मुद्दा नया नहीं है, ये बहुत समय से आ रहा है और इसके कुछ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बट सोनिया गांधी के सिटीजनशिप का मुद्दा इतना फ्रेश है जिसमें अभी रिसेंटली कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर भी दिया था। बट क्या ये ऑर्डर सच में सोनिया गांधी के लिए एक रिलीफ लाता है या नहीं, या फिर उनके लीगल ट्रबल्स एग्जैक्टली प्रॉपरली शुरू हो गए हैं, वो तो हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस ऑर्डर की एक कॉपी अब हमारे पास मौजूद है। तो चलिए एक नजर इस ऑर्डर कॉपी पे डालते हैं, केस को समझते हैं कि केस बेसिकली क्या था और क्यों जज ने कहा कि ये केस एक अब्यूज ऑफ लॉ था। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस केस में कंप्लेनेंट थे विकास त्रिपाठी, जिन्होंने केस सोनिया गांधी के खिलाफ फाइल किया था। और यहाँ पर उनकी डिमांड थी, जैसे कि हम नीचे जाएंगे इस ऑर्डर कॉपी में तो हम देखेंगे कि उनकी एक डिमांड मेजरली यही थी कि उन्हें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर चाहिए था अगेंस्ट सोनिया गांधी। अब यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी पर कई इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने चीटिंग की है, बीएनएस आईपीसी के सेक्शंस यूज किए गए थे, चीटिंग की है उन्होंने, फोर्जरी किए हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट्स करवाए हैं, इवन जो इलेक्टोरल रोल में उनका नाम था वो भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के तहत ऐड हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनपे काफी सारे इल्जाम यहाँ पर लगाए गए हैं। क्रिमिनल केसेस फाइल करने की डिमांड की गई है, बीएनएस आईपीसी के सेक्शंस लगे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के। और जिसके बाद अब इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स पर हम आते हैं, जो कि थोड़ा नीचे जाके हम देख सकते हैं, सेकंड पैरा में दिया गया है। तो फैक्ट ये है कि कंप्लेनेंट ने इस केस में देखा, उन्होंने एक एनडीटीवी का आर्टिकल देखा जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी का नाम जो था वो इलेक्टोरल रोल में तब ऐड हुआ था जब वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं थी। ये बात उन्होंने नोटिस की और उन्हें एक मटेरियल ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल भी मिला 1980 का, जब अलेजेडली सोनिया गांधी जी का नाम ऐड हो चुका था उस इलेक्टोरल रोल में, इसके बावजूद कि वो उस समय इंडियन सिटीजनशिप नहीं थी उनके पास, ना ही वो इंडिया के सिटीजन थी। अब यहाँ पे उन्होंने फोकस भी किया है इस केस में कंप्लेनेंट ने कि एक केस की हियरिंग के दौरान ये रिवील हुआ था कि सोनिया गांधी लेट श्री राजीव गांधी से उन्होंने शादी की थी और ये शादी 1968 में हुई थी, जिसके बाद जाके 1983 में उन्हें सिटीजनशिप मिली थी, जैसा कि हम इधर सेकंड पैरा में देख सकते हैं, सेकंड पेज में। और फिर यहीं पर एक सवाल उठता है कि जब 1983 में उन्हें सिटीजनशिप मिली थी, जो कि एक केस में एज अ फैक्ट भी यूज हुआ है, तो फिर 1980 में उनका नाम कैसे इलेक्टोरल रोल में ऐड हो गया था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आता है व्यूवर्स कि सोनिया गांधी और संजय गांधी दोनों का नाम 1982 और 81 में डिलीट भी हो गया था, जिसके बाद उनका नाम वापस से ऐड हुआ था 1983 में जब उन्हें सिटीजनशिप मिल गई थी। तो यहीं पर कंप्लेनेंट कहना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 1980 में जो उनका नाम ऐड हुआ था वो 82 में हट गया और फिर वापस से 83 में ऐड हो गया। मतलब कि ईसीआई को इस केस में कुछ तो गलती दिखी होगी, तभी उन्होंने उनका नाम रिमूव करवाया था। और बहुत ही पब्लिक अपरोर भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से उनका नाम हटा था इलेक्टोरल रोल से 1980 में। और इसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे व्यूवर्स, तो हम यहाँ देखेंगे कि कंप्लेनेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट पवन नारंग मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो इस केस में क्रिमिनल नेचर का ये केस है, कॉग्निजेबल है, यानी कि बहुत सीरियस मैटर का है, तो एफआईआर की डिमांड करना कंप्लेनेंट का हक भी होता है। और अब इतनी सारी बातें ब्रीफ फैक्ट्स की हो गई, केस के ब्रीफ फैक्ट्स की, तो इसके बाद हम आते हैं कि जज ने इस केस में क्या ऑब्जर्व किया, क्या उन्होंने सीरियस टोन में कहा है, किसको फटकार लगाई है और क्या बड़ी बातें बोली है। तो व्यूवर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि जज एक्चुअली बहुत ही गुस्से में दिखे थे इस केस की हियरिंग के दौरान। जब उन्होंने ये जजमेंट लिखा है तो वो बहुत ही नाराज थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो प्रेजेंट कंप्लेंट है उनके सामने, उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने की जबरदस्ती कोशिश की गई है ताकि ये केस कोर्ट के सामने आ सके, यानी कि कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन कोर्ट का जबरदस्ती खींचने की कोशिश की गई है। इवन जज ने कहा भी कि जो चीटिंग का प्रोविजन लगा है, ऑफेंसेस लगे हैं, फोर्जरी का, वो सब भी सिर्फ इसलिए कि जज या जुडिशरी इस केस में एक जुरिस्डिक्शन बना पाए, केस सुन सके, कुछ फैसला ले सके। पर यहीं पर फिर बताया जज ने कि जो मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, जो कि नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं चीटिंग के लिए, फोर्जरी के लिए, वो इस केस में कॉन्सिक्वेंसली लैक कर रहे हैं। जो प्रॉपर एलिमेंट्स होने चाहिए वो मिसिंग है, और जिसकी वजह से ये जो कंप्लेंट उनके सामने आई है, इट अमाउंट्स टू अ मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसा कि हम इस पैराग्राफ के एंड में देख सकते हैं। अब यहीं से जो ये ऑर्डर कॉपी है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कोर्ट समझा
समझाता है कि ये इनका डोमेन ही नहीं है। जी हाँ व्यूअर्स, हम पैराग्राफ 6 पर एक नजर डालेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम यहाँ पैराग्राफ 6 में देख सकते हैं, अब इस केस में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे वैभव चौरसिया जी, और उन्होंने कहा है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोर्ट एम्पावर्ड ही नहीं है ऐसे केसेस या क्वेश्चंस में डील करने से, क्योंकि एक्सप्रेसिवली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी मैंडेट में कहा गया है कि जो सिटीजनशिप का मुद्दा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत भी और सिटीजनशिप एक्ट के तहत भी। दूसरा, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन होने के अलावा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी डोमेन है, क्योंकि वो डिटरमाइन करती है द एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। तो यहीं पर जज ने कहा भी कि अगर कोर्ट इस मामले में घुसती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और ईसीआई दोनों के डोमेन में अनवारंटेड ट्रांसग्रेशन करती है, कहीं ना कहीं उनके फील्ड में घुसती है, और जो आर्टिकल 329 है जिसके तहत ईसीआई को पावर्स मिली है इलेक्शन के सारे प्रोसेस को हैंडल करने का, उसके खिलाफ कोर्ट कदम ले लेगी, जो कि काफी गलत होगा। तो जिसकी वजह से व्यूअर्स, कोर्ट ने यहाँ ऑब्जर्व किया, हम नीचे थोड़ा और जाएंगे सेकंड लास्ट पैरा पर, तो हम देखेंगे कि जज ने कहा है कि ये जो प्राइवेट कंप्लेंट अब उनके सामने आई है वो कहीं ना कहीं इंक्रोच करने की कोशिश कर रही है अपॉन द टेरिटरी एक्सक्लूसिवली ऑर्डेन्ड बाय फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो इस केस में कंप्लेनेंट है उन्होंने जानबूझकर ऐसा केस फाइल किया है, उन्होंने बीएनएस के सेक्शंस यूज किए हैं गलत इस्तेमाल करते हुए, कि कोर्ट इस केस में जुरिस्डिक्शन ले सके, जो कि उनका जुरिस्डिक्शन है नहीं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और ईसीआई का जुरिस्डिक्शन बनता है। और यहीं पर जज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी कही है, उन्होंने कहा है कि वॉट एवर कैन नॉट बी डन डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा भी कि मियर एडिशन ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंसेस, बस प्रेडिकेट ऑफेंसेस बीएनएस के कुछ सेक्शंस को यहाँ पे इस्तेमाल करना काफी गलत हो जाता है, और वो जस्टिफाई नहीं करता है इस कोर्ट के द्वारा इस केस में इंटरफेरेंस, वो काफी गलत हो जाएगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, एंड में फाइनली जज ने कहा है कि ये जो केस उनके सामने आया है इसमें कोई भी ढंग के ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किए गए हैं, लीगली अनटेनेबल है, डेफिशिएंट इन सब्सटेंस है, और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस फोरम्स अथॉरिटी है, कोर्ट के बाहर का है, ये कोर्ट के अंदर के स्कोप का ये केस नहीं है, जिसकी वजह से ही उन्होंने कहा कि ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और जिसकी वजह से ही दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया है। तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शॉकिंगली सोनिया गांधी के अगेंस्ट कुछ बातें नहीं कही गई है। इंटरेस्टिंगली ऐसा हुआ है कि टर्न ऑफ इवेंट्स में जो कंप्लेनेंट थे उनके खिलाफ ही कुछ बातें बोल दी गई है। जज उनके इस प्राइवेट कंप्लेंट से भी काफी दुखी दिखे, काफी गुस्सा दिखे हैं कि ये ईसीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन था, आप जबरदस्ती कोर्ट को, जुडिशरी को इस केस में फिट इन करवाना चाह रहे हो, जो कि काफी गलत हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी ऑर्डर कॉपी आपके सामने। अब आप तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या जज के जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो उन्होंने फैसला लिया है, वो सही है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।